Anu Prajapati and welcome back to my YouTube channel AP Education Hub. So today in this video we'll discuss about the short story The Intrusion which is written by Shashi Deshpande. So आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट स्टोरी द इंट्रूजन के बारे में जिसको लिखा है शशि देशपांडे ने. सो हम देख लेते हैं कि हम इस शॉर्ट स्टोरी के बारे में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू दी ऑथर. जो ऑथर है शशि देशपांडे उनका इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे. देन विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू दिस शॉर्ट स्टोरी. जो ये शॉर्ट स्टोरी है द इंट्रूजन, इसका इंट्रोडक्शन एंड देन समरी, एनालिसिस एंड थीम. सो दीज आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. सो ये सारे टॉपिक्स आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू द ऑथर शशि देशपांडे. So guys, here is introduction to the author Shashi Deshpande. She was well known in the field of Indian literature in English. हमारे अलग अलग से पोर्शन बने हैं जैसे इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर या ब्रिटिश लिटरेचर. सिमिलरली एक पोर्शन है इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश. सो शशि देशपांडे was well known in this field. She was born in Dharwad, Karnataka and daughter of renowned dramatist and great Sanskrit scholar Sriranga. सो ये कर्नाटका में पैदा होती हैं और जो इनके फादर थे श्रीरंगा वो एक ड्रामेटिस्ट और संस्कृत स्कॉलर थे. शी परस्यूड एजुकेशन इन धारवाड़, बॉम्बे एंड बेंगलोर. सो इनकी एजुकेशन कहाँ कहाँ पर होती है? धारवाड़ में होती है, बॉम्बे में होती है एंड देन बेंगलोर. दीज आर द थ्री प्लेसेस जहाँ पर ये अपनी पूरी पढ़ाई पूरी करती हैं. एंड शी हैड अ वेरी शार्प माइंड. इनका जो दिमाग था वो बड़ा तेज था. शी रिसीव्ड डिग्री इन इकोनॉमिक्स एंड लॉ. तो ये अपनी पढ़ाई किन सब्जेक्ट्स में करती हैं? डिग्री करती हैं ये अपनी इकोनॉमिक्स में और लॉ में. आफ्टर गेटिंग मैरिड शी शिफ्टेड टू बॉम्बे. तो इनकी जब शादी हो जाती है ये अपने हस्बैंड के साथ बॉम्बे शिफ्ट हो जाती हैं. गाइस देखो जो इंट्रोडक्शन टू दी ऑथर है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट आपको जो अलग अलग ऑथर्स होते हैं उनका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पता होना इंपॉर्टेंट है. दैट्स वाई मैं इस पोर्शन को यहाँ पर ऐड कर देती हूँ. आपको साथ साथ में जो ऑथर है उनकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पता लग जाती हैं. सो शशि देशपांडे की शादी के बाद वो बॉम्बे शिफ्ट हो जाती हैं एंड देयर शी डिसाइडेड टू परस्यू अ कोर्स इन जर्नलिज्म एंड फ्रॉम भारतीय विद्या भवन. सो भारतीय विद्या भवन है बॉम्बे में जहाँ पर ये शादी के बाद शिफ्ट होती हैं. वहाँ से डिसाइड करती हैं कि ये जर्नलिज्म का कोर्स करेंगी. देन शी टुक अप अ जॉब एज अ जर्नलिस्ट इन द मैगजीन ऑनलुकर, वर्कड फॉर अ कपल ऑफ मंथ. तो जब इनका जर्नलिज्म का कोर्स कंप्लीट हो जाता है सो ये एज अ जर्नलिस्ट काम करती हैं एक मैगजीन में जिसका नाम है ऑनलुकर. मैगजीन का नाम है ऑनलुकर. इसमें ये कुछ महीनों तक ही काम करती है, ज़्यादा लंबे टाइम तक तो नहीं करती हैं. वाइल वर्किंग देयर शी बिगेन राइटिंग हर फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी. तो देखो ऑथर का बैकग्राउंड इसलिए इंपॉर्टेंट आ जाता है कि हाँ उन्होंने जो शॉर्ट स्टोरीज या जो भी नॉवेल्स वगैरह वो कब लिखना स्टार्ट की. तो वाइल शी वॉज वर्किंग एज अ जर्नलिस्ट वहाँ पर इनको इंटरेस्ट हुआ और वहीं से इन्होंने अपनी राइटिंग स्टार्ट की. और जो इनकी फर्स्ट स्टोरी है वो इन्होंने पब्लिश की 1970 में. हर शॉर्ट स्टोरी हैडेड इन पॉपुलर मैगजीन फेमिना, एव्स वीकली एटसेट्रा. जो शशि देशपांडे हैं इनकी बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज इन्होंने लिखी और वो बहुत पॉपुलर भी हुई. इन्होंने बहुत जो इनकी शॉर्ट स्टोरीज थी ये बहुत पॉपुलर मैगजीन जैसे फेमिना की बात करें या फिर ईव्स वीकली मैगजीन की बात करें, दीज आर दी फ्यू मैगजीन जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं. तो इन मैगजीन्स में इनकी शॉर्ट स्टोरीज प्रिंट हुई तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इनके लिए थी. हर मेडन कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज वॉज पब्लिश्ड अंडर द टाइटल लेगेसी इन द ईयर 1978. तो इनकी जो भी शॉर्ट स्टोरीज थी उनको इन्होंने कंपाइल किया, पूरा एक कलेक्शन बना जो कि 1978 में पब्लिश हुआ जिसका नाम रखा गया लेगेसी. टाइटल उसका लेगेसी था. उसमें सारी शॉर्ट स्टोरी जो इन्होंने लिखी उसका एक कंपाइलेशन तैयार किया. हर फर्स्ट नॉवल द डार्क होल्ड्स नो टेरर पब्लिश्ड इन 1980. तो देखो इन्होंने पहले तो शॉर्ट स्टोरीज लिखना स्टार्ट की बट धीरे धीरे जब इनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो इन्होंने नॉवल लिखी. फर्स्ट नॉवल इनकी 1980 में पब्लिश हुई जिसका नाम था डार्क होल्ड्स नो टेरर. शी हैड रिटन अ नॉवल टाइटल्ड That long silence brought her a lot of praise and appreciation. ये चीज़ें आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है बट अगर आप आगे इंग्लिश ऑनर्स मतलब लिटरेचर को परस्यू करना चाहते हो, आपको इंटरेस्ट है, तो ये ऐसी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए. फॉर दिस वर्क शी रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड. इस नावल के लिए जो इन्होंने लिखी थी दैट लॉन्ग साइलेंस जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई, इन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया, उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला. एंड शी हैड रिटन फॉर चिल्ड्रन बुक a number of short stories
9 novels and several perspective essays. सो ये कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने लिखी। 4 चिल्ड्रन बुक लिखी, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज लिखी एंड 9 नॉवेल्स लिखी, और कुछ पर्सपेक्टिव एसेज होते हैं जो कोई ऑथर अपने खुद के परसेप्शन से लिखता है, वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या सोचता है। सो दैट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू दी ऑथर। आई नो थोड़ा ऑथर का इंट्रोडक्शन यहाँ पर लंबा हो गया है, बट शशि देशपांडे एक बहुत ही वंडरफुल राइटर रही और मुझे इनका बैकग्राउंड पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा। बहुत स्ट्रगल था इनकी लाइफ में। जब आप ये पूरी स्टोरी पढ़ लोगे ना, देन यू विल रियलाइज कि स्पेशली फॉर दी गर्ल्स, एंड आई एम नॉट प्रमोटिंग फेमिनिज्म हियर, बॉयज़ मेरी बात से ऑफेंड मत होना, जो गर्ल्स होंगी वो इस चीज़ को स्पेशली रिलेट कर पाएंगे कि इंडिपेंडेंट होना आपके लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बॉयज़ के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बट गर्ल्स के लिए भी इंडिपेंडेंट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आफ्टर रीडिंग दिस बुक रीडिंग दिस स्टोरी, और ये वीडियो देखने के बाद यू गाइज विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। बट यहाँ पर शशि देशपांडे एक गर्ल का पर्सपेक्टिव बताती हैं। सो हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू दी स्टोरी। सो हियर इज इंट्रोडक्शन टू दी स्टोरी। इट फर्स्ट अपीयर्ड इन शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन द इंट्रूजन एंड अदर स्टोरीज। सो शशि देशपांडे की जो ये स्टोरी है, ये सबसे पहले अपीयर होती है इनके स्टोरी कलेक्शन में, जिसका नाम था द इंट्रूजन एंड अदर स्टोरीज। दिस कलेक्शन डिपिक्ट्स द हॉन्टिंग एंड डार्क वर्ल्ड ऑफ डिस्पेयर एंड अनहैप्पीनेस ऑफ विमेन who are trying to break free from predefined norms of society। तो आगे ना यहाँ पर विमेन कही कि जो शशि देशपांडे हैं वो यहाँ पर स्पेशली इस कलेक्शन में क्या बताती हैं कि जो विमेन होती हैं उनका जो वर्ल्ड है, मतलब विमेन से हमेशा ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने सोशल नॉर्म्स जो हैं, सोसाइटी के जो भी नॉर्म्स हैं उन्हें फॉलो करती हुई चले, और मतलब जो सोसाइटी ने नॉर्म्स बना रखे हैं उनके अगेंस्ट में ना जाए। तो इन नॉर्म्स को फॉलो करते करते कहीं ना कहीं जो विमेन है उसका वर्ल्ड पूरा डार्क हो जाता है, क्योंकि वो उन्हीं को फॉलो करती रह जाती है। उसकी जो होप्स होती हैं उनको कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं कर पाती, तो इसी कारण उसकी जो लाइफ है वो अनहैप्पी सी हो जाती है। ये यहाँ पर शशि देशपांडे डिपिक्ट करती हैं। एंड इन दिस स्टोरी वी सी अ वुमन whose self-respect and privacy is brutally violated by insensitive husband। तो इस स्टोरी में हम क्या देखेंगे, एक विमेन देखेंगे जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और प्राइवेसी को बहुत ही ब्रूटली वायलेट कर दिया जाता है, और किसी के थ्रू नहीं बल्कि उसके खुद के हस्बैंड के थ्रू। हियर शी रेजेज द इशू ऑफ मैरिटल रेप। यहाँ पर शशि देशपांडे मैरिटल रेप का इशू कहीं ना कहीं रेज करती हैं। हाउ इट गोज अनपनिश्ड एंड अनस्क्रूटिनाइज्ड जस्ट बिकॉज द रेपिस्ट हैपन्स टू बी हर हस्बैंड। शशि देशपांडे बेसिकली जो हम स्टोरी यहाँ इंट्रोड्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, इसका मेन इशू ही मैरिटल रेप है। वो मैरिटल रेप के बारे में डिस्कस करती हैं कि किस तरीके से सोसाइटी में इसको अनपनिश छोड़ दिया है, क्योंकि जो हस्बैंड है वो उसका मतलब क्योंकि जो रेपिस्ट है वो वहाँ पर उसका हस्बैंड है एंड उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। एंड इंडिया में हमारे यहाँ पर अभी कोई एसएच मैरिटल रेप से रिलेटेड पर्टिकुलर लॉ नहीं है। ठीक है, कुछ ब्रिटिशर्स ने जो आईपीसी के कोड बना रखे थे उनमें कुछ था ऐसा, बट ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लॉ नहीं है, और शशि देशपांडे यहाँ पर वही इशू रेज करती हैं। तो हम यही चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया है, अब आप लोग समरी को ध्यान से समझना, बिकॉज फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट डिस्कस अबाउट दिस समरी ऑफ द इंट्रूजन। सो गाइज हियर इज दिस समरी एंड दिस स्टोरी इज टोल्ड इन फर्स्ट पर्सन नरेशन। जो ये स्टोरी है इसको फर्स्ट पर्सन नरेशन में नरेट किया गया है। नरेटर एंड हर हस्बैंड वॉक अलोंग नैरो पाथ बिटवीन हाउसेज इन अ फिशिंग विलेज। तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, जो नरेटर है और जो उसके हस्बैंड है, दे आर न्यूली मैरिड कपल, और वो यहाँ पर गए हैं अपने हनीमून के लिए, और वो मतलब सी कोस्ट की साइड पर गए हैं, मतलब जो कोस्टल एरियाज होते हैं बीच साइड वहाँ पर गए हैं। सो बोथ ऑफ देम वर वॉकिंग अलॉन्ग द नैरो पाथ, जो पतले पतले वहाँ पर बने होते हैं रास्ते, उन पर वो दोनों बेसिकली चल रहे थे। फिशिंग विलेज आपको पता है, जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पर फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। नरेटर वंडर्स अबाउट द जर्नी एंड पर्पस ऑफ द वॉक। सो हमारी जो नरेटर है, आपको पता है नरेटर जो है वो एक विमेन है, तो नरेटर जो है वो सोचती है कि आखिर इस जर्नी का पर्पस क्या है। हर हस्बैंड ट्राइज टू एक्सटेंड हिज फ्रेंडलीनेस बाय फिजिकल कॉन्टेक्ट्स। सो उसका जो हस्बैंड है वो कहीं ना कहीं उसको मतलब क्लोज जाने की कोशिश करता है, उससे फ्रेंडलीनेस बिहेवियर करने की कोशिश करता है,
सो दैट उनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट हो सके। सो ही ट्राइज टू टच हर, इस तरीके से कि मतलब पकड़ने की उसको कोशिश करता है, बट शी डजंट वेलकम सच एफर्ट्स। लेकिन जो हमारी नरेटर होती है उसको ऐसे एफर्ट्स की जो उसका हस्बैंड है वो उसके शोल्डर पर हाथ रख कर चल रहा है या फिजिकल कांटेक्ट इस तरीके से उसको टच वगैरह करने की कोशिश कर रहा है, सो जो नरेटर है उसको ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। नाउ दे आर बैक इन टू द विलेज वेयर द पाथ सीम्स ब्रॉडर। अब ये आ गए हैं विलेज में और यहाँ पर जो रास्ते हैं वो थोड़े चौड़े हैं। दे आर फॉलोइंग अ मैन हु इज कैरिंग देयर सूटकेस एंड लगेज। तो ये जा रहे हैं होटल में, तो एक आदमी है जो इनके सूटकेस और जो भी लगेज वगैरह सामान है उसको पकड़कर लेकर चल रहा है। हर हस्बैंड टेल्स हर दैट दे हैव ऑलमोस्ट रीच्ड देयर डेस्टिनेशन। सो उसका हस्बैंड बताता है कि बस ये इनके डेस्टिनेशन मतलब जो इनका होटल है वहाँ पर बस पहुँचने ही वाले हैं। एंड देन दे रीच द टॉप ऑफ अ हिल। ठीक है, उसके बाद ये जो हिल टॉप है वहाँ पर जाते हैं। शी आस्क्स फॉर सम टी इनसाइड द रूम। व्हेन दे रीच द होटल, सो जो नरेटर है वो चाय पीने का उसका मन होता है, तो वो जो उनका लगेज वगैरह जो पर्सन लेकर आ रहा था उसको चाय के लिए पूछती है। एंड देन मैन पुट द लगेज एंड गोज टू अरेंज फॉर इट। वो पर्सन जो है उनके लगेज वगैरह उनके रूम में रखकर चला जाता है उनके लिए चाय वगैरह अरेंज करने के लिए। Narrator notices a smirk on her husband's face and immediately wishes that the servant man had not left them alone, finds that moment very awkward. So क्या होता है, जब वो पर्सन जो होता है, जो सर्वेंट बॉय होता है, इनके लगेज वगैरह लेकर आया होता है, नरेटर उसको जब चाय अरेंज करने के लिए चला जाता है, तो जब वो चला जाता है हस्बैंड एंड वाइफ बोथ ऑफ देम आर अलोन इन द रूम, तो जो नरेटर है वो अपने हस्बैंड के फेस पर एक स्mirk, एक चमक सी देखती है जब वो सर्वेंट बॉय वहां से चला जाता है। तो जो हमारी नरेटर है वो इस मोमेंट को बड़ी ऑकवर्ड सा फील करती है। वो चाहती थी कि काश ये सर्वेंट बॉय इन्हें अकेला ना छोड़कर जाए। वी कम टू नो दैट दे आर न्यूली मैरिड कपल अरेंज्ड बाय देयर पेरेंट्स। मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी दैट दे आर न्यूली मैरिड कपल, हनीमून पर ये जा रहे हैं। एंड मेन इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना भूल गई थी, यहाँ पर बता देती हूँ, इनकी अरेंज मैरिज हुई है। दैट्स वाई तो इतना ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे हैं। सो दे आर अरेंज, दैट्स वाई दे हार्डली नो ईच अदर। अरेंज मैरिज है, एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते ही नहीं है। नरेटर फाइंड्स द मोमेंट अलोन विद हर हस्बैंड एम्बैरेसिंग। शी वंडर्स व्हाट दे कैन टॉक अबाउट। सो नरेटर जो है हमारी, वो इस मोमेंट को अपने हस्बैंड के साथ बड़ा एम्बैरेसिंग सा फील करती है। वो सोचती है कि हम क्या ही बात करें, बिकॉज हम जानते नहीं है उस पर्सन से हम क्या ही बात कर पाएंगे। सो नरेटर ऑल्सो फाइंड्स दैट साइलेंस बिटवीन दैम इज अनईजी। जो इनके बीच की साइलेंस थी ना, ये कुछ अनईजी सी थी। ब्रेक द आइस एंड टॉक अबाउट हाउ लकी ही वॉज टू फाइंड द प्लेस फॉर देयर हनीमून वेयर दे कैन गेट कंप्लीट प्राइवेसी। दीज वर्ड्स मेक द नरेटर मोर सिक। तो क्या होता है, नरेटर जो है वो बिल्कुल चुपचाप रहती है और इनके बीच में शांति पूरी बनी रहती है। सो जो उसका हस्बैंड होता है वो सोचता है कुछ तो बात करनी पड़ेगी वरना सारा आने का फायदा ही क्या। सो नरेटर अपनी वाइफ को बोलता है दैट वी आर सो फॉर्चुनेट और लकी कि हमें अपने हनीमून के लिए प्लेस मिला, बिकॉज ये प्लेस जल्दी से लोगों को नहीं मिलता है और यहाँ पर हमें कंप्लीट प्राइवेसी मिलेगी। सो दीज टू वर्ड्स, कंप्लीट प्राइवेसी, ये कहीं ना कहीं जो हमारी नरेटर है उसको थोड़ा चिंता में डाल देते हैं। आफ्टर लिसनिंग टू दीज वर्ड्स शी बिकेम sick. Her husband, unaware of her feelings, goes on to ramble about only few were lucky enough to get that place to stay. सो नरेटर को अपनी वाइफ की फीलिंग्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि हाँ वो ऑकवर्ड फील कर रही है, उसे एम्बैरेसिंग लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। वो इन चीज़ों को ना फोकस करने की कोशिश करता है और वो अपनी वाइफ को बताता रहता है कि हाँ ये प्लेस बहुत कम लोगों को रहने के लिए मिलता है, क्योंकि बहुत लोग इसे प्रेफर करते हैं और उनको नहीं मिल पाता, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आना चाहते हैं बट क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसलिए बहुत कम ही ऐसे लकी लोग होते हैं जिन्हें ये प्लेस मिल पाए। Her husband goes to the bathroom and wash and clean. She craves for her mother's sweet that she had packed in her suitcase, but finds herself unwilling. So इसका जो हस्बैंड है ये सारी बातें बताने के बाद कि हाँ ये प्लेस बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत कम लोगों को मिलता है, ये सब बातें बताने के बाद उसका हस्बैंड बाथरूम चला जाता है टू फ्रेशन अप। सो उसके बाद जो हमारी नरेटर होती है वो उस रूम में होती है अकेले और उसका मन करता है वो स्वीट खाने का जो उसके सूट केस में रखी हुई है, उसकी मदर ने उसके लिए प्रिपेयर की है। शी वॉन्ट्स टू ईट दैट स्वीट बट वो नहीं खा पाती बिकॉज वो अपने हस्बैंड के साथ है एंड शी वॉज नॉट सपोज टू ईट दो स्वीट विदाउट हर हस्बैंड्स परमिशन। नरेटर रिमेंबर्स दैट हर मदर इन लॉ said that they were looking for a simple and sophisticated girl for their son.
सो नरेटर याद करती है कि जो उसकी मदर इन लॉ है, मतलब जो उसकी सास हैं, वो किस तरीके से किस तरीके की बहू चाह रही थी वो बताती है। तो वो सारी चीज़ें नरेटर यहाँ पर रिमाइंड करती हैं। नरेटर वंडर if she is sophisticated, her mother joyfully accepted the proposal. No one even asked her if she is agreed or not. तो नरेटर यहाँ पर वही चीज़ें याद करती है जब उसका रिश्ता हुआ था, किस तरीके से सारी चीज़ें हुई थी। किसी ने उससे पूछा भी नहीं दैट यू वांट टू मैरी दिस मैन, मैरी दिस गाय और नॉट। उसकी परमिशन किसी के लिए मैटर नहीं करती थी, उसके पेरेंट्स ने खुद ही सारी चीज़ें डिसाइड करती। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर नरेटर याद कर रही है। बट लेटर शी हैड गॉन टू हर फादर बट डिड नॉट आंसर हिज क्वेश्चन व्हाट विल यू डू दैन। सो उसके बाद देखो इसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने सारी चीज़ें अरेंज कर दी, इससे पूछा भी नहीं। तो जो नरेटर है वो अपने फादर के पास जाती है। यहाँ पर होटल रूम में बैठकर नरेटर ये सारी चीज़ें ना याद कर रही है कि किस तरीके से उसके एंगेजमेंट वाला सीन होता है। वो याद करती है कि वो अपने फादर के पास जाती है और उन्हें बोलती है कि हाँ आपने मेरी परमिशन के बिना ये सारी चीज़ें कर दी, ये सारी बातें वो बोलती है। तो अब उसके फादर उसे क्वेश्चन करते हैं व्हाट विल यू डू दैन। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होता है ना नरेटर नहीं दे पाती। ये सारी चीज़ें वो सोच ही रही होती है। देन हर हस्बैंड कम्स आउट ऑफ द बाथरूम एंड पुट हिज आर्म ऑन हर, अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश फिजिकल क्लोजनेस। सो उसका जो हस्बैंड है वो बाथरूम से बाहर आ जाता है और उसकी जो आर्म है वो अपनी वाइफ को पकड़ने की कोशिश करता है सो दैट वो एक फिजिकल क्लोजनेस क्रिएट कर सके। शी रेसिस्ट एंड गोज टू वरांडा, ही फॉलोज हर। तो जो हमारी नरेटर है वो तो चाहती नहीं अब ये सारी चीज़ें, बिकॉज वो उसे अच्छे से जानती नहीं है। सो वो कहीं ना कहीं रेसिस्ट करती है, रोकने की कोशिश करती है, मतलब डायरेक्टली तो नहीं रोकती बट एक ऐसा वो करती है कि वो चली जाती है वहाँ से, वो वरांडा में चली जाती है और जो उसका हस्बैंड है वो उसे फॉलो करते करते उसके पीछे चला जाता है। देन शी इमेजिन्स अ फ्रेंडली एनकाउंटर बिटवीन देम ऑन बीच, देन रियलाइज दैट दे वर नॉट फ्रेंड्स, सिंपली हस्बैंड एंड वाइफ। सो जो हमारी नरेटर है वो सोचती है कि वो बीच पर कितने अच्छे से घूम रहे थे और इनके बीच में एक फ्रेंडली क्लोजनेस वहाँ पर थी, वो ठीक था। बट देन शी रियलाइज कि ये हस्बैंड वाइफ है, ये फ्रेंड्स नहीं है। और जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनका रिलेशन कैसा होता है ये चीज़ यहाँ पर आकर इसको रियलाइज होती है। इन हिज आइज शी सीज समथिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अपने हस्बैंड की आंखों में वो सारी चीज़ें देख पा रही थी जो होने वाला था। टू एस्केप फ्रॉम दैट शी आस्क्ड हर हस्बैंड टू गो टू द सी। देखो जो हमारी नरेटर है वो भी इस फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आना चाहती और वो इन चीज़ों से भागना चाह रही थी। इसीलिए वो अपने हस्बैंड को बोलती है लेट्स गो टू द सी, कि हम सी के यहाँ पर चलते हैं, मतलब सी देखने चलते हैं या फिर वहाँ पर चलते हैं, अच्छा लगेगा। बिकॉज वो नहीं चाहती कि अभी वो एक दूसरे के क्लोज आए और अगर यहाँ से वो बाहर चले गए तो इस चीज़ से बाहर निकलने का उसे एक मौका मिल जाएगा। दिस रिक्वेस्ट सरप्राइज हिम। उसका हस्बैंड ये रिक्वेस्ट सुनकर ही वॉज लाइक ये क्या बोल दिया है ना। तो ये सुनकर उसका जो हस्बैंड है पूरा शॉक हो जाता है। ही सेज दैट इट्स गोइंग टू बी चिली एंड डार्क सून एंड पुल्स हर आर्म एंड टेक्स हर इनसाइड। उसका हस्बैंड ये सुनकर पूरा शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि अभी अंधेरा होने वाला है और ठंड हो जाएगी बाहर बहुत ज़्यादा, और वो अपनी वाइफ को पकड़कर मतलब अंदर ले जाता है। इनसाइड द रूम ही आस्क्ड हर टू चेंज, wears नाइट ड्रेस, शी डिस्क्राइब्स इट एज अ मॉडेस्ट। सो रूम में जाने के बाद जो उसका हस्बैंड है वो उसको चेंज करने के लिए बोलता है और जो हमारी नरेटर है उसके बाद वो अपनी नाइट ड्रेस पहनकर आती है और वो डिस्क्राइब करती है इस चीज़ को एज अ मॉडेस्ट। वंस अगेन शी ट्राइज टू गो टू वरांडा इन एन अटेम्प्ट टू एस्केप बीइंग अलोन विद हर हस्बैंड। सो हमारी नरेटर जो होती है वो नाइट ड्रेस पहनने के बाद वो बाहर आती है, तब वो दोबारा इस चीज़ से बाहर आना चाहती थी कि मतलब उसे हस्बैंड के साथ अकेले नहीं रहना था, तो वो दोबारा वरांडा में चली जाती है सो दैट वो इस चीज़ से बाहर आ सके कि हाँ वो दोनों एक दूसरे के क्लोज ना आए। दिस टाइम हर हस्बैंड फॉर्मली आस्क हर टू कम नियर हिम। तो इस बार जो उसका हस्बैंड होता है उसे बहुत फॉर्मली बोलता है कम नियर मी, है ना, कम टू मी, इस तरीके से। शी गोज एंड फाइंड्स हर आर्म रेप्ड अराउंड हर एंड हिज फेस क्लोज टू हर। सो ये चीज़ आप समझ ही पा रहे हो, वो जाती है उसके पास जब उसका हस्बैंड बुलाता है एंड ही रैप्ड हिज आर्म्स अराउंड हर, और उन दोनों का जो फेस है वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज आ जाता है। एंड देन शी टर्न्स हर फेस अवे एंड ही लेट्स हर गो। हमारी नरेटर बिल्कुल भी इस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं थी, सो वो अपना फेस पीछे कर लेती है और उसका हस्बैंड भी इस बार उसे जाने देता है। Angrily he asks her for her strange behavior. She says she is not behaving strangely. तो उसका हस्बैंड बहुत देर से ये चीज़ें नोटिस कर रहा है कि जो उसकी वाइफ है बार बार पीछा छुड़ाना चाह रही है, आखिर हुआ क्या है। सो वो गुस्से में अपनी वाइफ को बोलता है कि
तुम इतना ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेवियर क्यों कर रही हो। एंड देन जो हमारी नरेटर होती है वो कहती है दैट शी इज़ नॉट बिहेविंग स्ट्रेंजली, वो ऐसा कोई स्ट्रेंज बिहेव नहीं कर रही है, बट एज अ ऑडियंस वी ऑल्सो नो दैट शी इज़ बिहेविंग स्ट्रेंजली। He accuses her of avoiding him, claims that he does not enjoy forcing himself onto her. So उसका जो हस्बैंड है वो उसको अक्यूज करना स्टार्ट कर देता है, इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है उसके ऊपर कि तुम मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रही हो, और कहता है कि मतलब आई डोंट वांट और आई डोंट इन्जॉय दिस थिंग कि मैं अपने आप को तुम पर फोर्स करूँ, है ना, कि मुझे फोर्सफुली कुछ भी नहीं करना है। और वो अपनी वाइफ पर सीधे सीधे अक्यूज कर देता है, इल्ज़ाम लगा देता है दैट यू आर अवॉइडिंग मी। ही आस्क इफ शी नोज अबाउट सेक्स, तो वो अपनी वाइफ को पूछता है दैट शी नोज समथिंग अबाउट सेक्स और नॉट। एंड देन जो हमारी नरेटर होती है शी रिमेंबर्स द बुक दैट शी रेड अबाउट सेक्स जस्ट बिफोर गेटिंग मैरिड। सो हमारी जो नरेटर है शादी से पहले वो एक बुक लेती है, मतलब उसे कोई प्रेफर करता होगा रीड करने के लिए सो दैट आफ्टर मैरिज उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो वही बुक के बारे में याद करती है कि हाँ शादी से पहले उसने एक सेक्स के बारे में कोई बुक देखी थी। फाइनली शी सेज she is not comfortable as they hardly know each other. Her husband finds this answer flabbergasting. So उसके बाद जो हमारी नरेटर होती है वो अपने हस्बैंड को सच बता देती है कि वो इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही है। वो कहती है दैट शी इज़ नॉट कंफर्टेबल एज दे हार्डली नो ईच अदर। क्या कहती है हमारी नरेटर कि वो कंफर्टेबल इसलिए फील नहीं कर रही है क्योंकि वो एक दूसरे को अभी अच्छे से नहीं जानते हैं। तो जो उसका हस्बैंड होता है उसको ये जवाब बड़ा ही अटपटा लगता है कि शादी हो चुकी है और ये कैसा जवाब दे रही है कि हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं। शी वॉन्ट्स टू आस्क हिम अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट हिमसेल्फ एंड हिज फीलिंग्स टुवर्ड्स हर बट अनेबल टू से एनीथिंग। देखो जो हमारी नरेटर है ना वो पहले अपने हस्बैंड के बारे में हर चीज़ जानना चाहती है ताकि वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाए। वो उससे पूछना चाहती है उसके खुद के बारे में और उसकी फीलिंग्स क्या है, उसके लिए क्या फीलिंग्स है, बट वो ये सारे क्वेश्चंस है ना उससे नहीं कर पाती है। Then she goes to bed and wonders what she had read about a frigid woman. उसके बाद जो हमारी नरेटर है वो बेड पर चली जाती है, लेट जाती है और वो चीज़ें याद करती है जो उसने पढ़ा था। क्या पढ़ा था उसने? एक फ्रिजिड विमेन के बारे में पढ़ा था जो कि अपने हस्बैंड को खुश नहीं रख पाती है एंड देन फिर उसे अपने पेरेंट्स के यहाँ पर जाना पड़ता है। तो वही चीज़ यहाँ पर वो इमेजिन करती है, इमेजिन्स रिटर्निंग टू हर पेरेंट्स होम ब्रिंगिंग डिस्ग्रेस टू दैम, कि अगर उसके हस्बैंड ने वापस उसे उसके पेरेंट्स के घर भेज दिया तो उसके पेरेंट्स की कितनी ज़्यादा बदनामी होगी। यही चीज़ें वो यहाँ पर याद कर रही है। सून शी ड्रिफ्ट्स ऑफ इनटू स्लीप आफ्टर सम टाइम वेक्स अप बट नॉट कम्प्लीटली। सो थोड़ी देर बाद ये सारी चीज़ें सोचते सोचते जो हमारी नरेटर है वो सो जाती है, बट थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुलती है बट वो कम्प्लीटली ना उठ नहीं पाती है। शी फील्स इफ शी वर ऑन अ बीच एज द वेव्स वर पॉन्डरिंग हर। वो फील करती है जैसे बीच साइड वो लेटी हुई हो और जो वेव से आकर बार बार हमें टच करके जाती हैं, इस तरीके का वो फील करती है। एंड देन शी वेक्स अप कम्प्लीटली एंड फाइंड्स दैट इट्स नॉट द सी बट हर हस्बैंड। उसके बाद उसे रियलाइज होता है, मतलब पहले तो वो थोड़ा नींद में उठी हुई थी और उसे लगता है कि वो बीच साइड लेटी हुई है, कुछ टच कर उसे जा रहा है, बट थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुलती है कम्प्लीटली, जब वो उठती है, शी रियलाइज्ड कि वो सी मतलब बीच साइड पर नहीं है बल्कि ये तो उसका हस्बैंड है। फाइंड्स दैट इट्स नॉट द सी बट हर हस्बैंड, कि ये उसका हस्बैंड था। ही इज सेक्सुअली फोर्सिंग हिमसेल्फ ऑन हर। सो उसका हस्बैंड जो है वो उसे फोर्स कर रहा है। शी इज टू अफ्रेड टू से एनीथिंग, वो कुछ भी यहाँ पर नहीं कह पाती। शी ट्राइज टू पुश हिम अवे बट ही इज टू पावरफुल फॉर हर। वो उसे मतलब पुश करने की कोशिश करती है, पीछे करने की कोशिश करती है, बट वो इतना ज़्यादा पावरफुल है वो कहाँ ही पीछे कर पाती। When it is over, she gives out a cry. So जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं वो she gives out a cry doesn't mean कि हाँ वो literally रो रही है, वो अंदर से रोती है। A cry not for the physical pain but for the intrusion into her privacy. This line is very very important. मार्क कर लो ये लाइन, अगर इंट्रूजन का कोई क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है जहाँ पर इस लाइन को आप कोट कर पाओ तो इसको ज़रूर कोट करना। A cry not for the physical pain but for the intrusion into her privacy. जो वो रोती है ना वो फिजिकल पेन के लिए नहीं रो रही है, वो इसलिए रो रही है कि उसकी प्राइवेसी के अंदर एंट्री ली गई है, वो भी विदाउट हर परमिशन। Her husband goes to sleep carefree and satisfied as nothing has happened. So जब सब कुछ हो जाता है उसका हस्बैंड जाकर आराम से टेंशन फ्री सो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। So guys, that's all about the summary. Now we'll discuss about the analysis. So guys, here is the analysis.
Here in this story, Shashi Deshpande depicts the predicament of a young Indian bride who finds herself trapped in a forced relation with a stranger in the name of a husband. इंडियन सोसाइटी में ये चीज़ बहुत कॉमन है, आज भी बहुत जगह पर होती है अरेंज मैरिज। लव मैरिज को अभी भी बहुत सारी फैमिलीज इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हैं। सो यहाँ पर शशि देशपांडे जो है एक यंग इंडियन ब्राइड के बारे में पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करती है, जो कि एक अरेंज मैरिज में कहीं ना कहीं ट्रैप ही हो गई है, फंस चुकी है, क्योंकि ज़बरदस्ती उसको एक ऐसे रिलेशन में बांध दिया जहाँ पर वो खुश ही नहीं रह पा रही है। एक फोर्स्ड रिलेशन है ना, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को जानती नहीं है, तो उसका हस्बैंड उसके लिए कंप्लीटली स्ट्रेंजर ही है। इन इंडियन हिंदू सोसाइटी अ विमेन इज एक्सपेक्टेड, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन इंडियन हिंदू सोसाइटी अ विमेन इज एक्सपेक्टेड टू बी एन ओबीडियंट डॉटर, लीगल एंड डिवोटेड वाइफ एंड लविंग एंड केयर मदर। हमारी इंडियन सोसाइटी जो है, स्पेशली इंडियन हिंदू सोसाइटी की अगर हम बात करें, तो एक जो विमेन है या एक लड़की है, उससे हमेशा ये एक्सपेक्ट की जाती है, एक्सपेक्टेशंस की जाती है कि वो एक ओबीडियंट बेटी हो, एक लीगल और डिवोटेड वाइफ हो, और हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखने वाली एक माँ हो। ये चीज़ें हमेशा उससे एक्सपेक्ट की जाती हैं। वो खुद क्या चाहती है इसके बारे में कोई भी ना सोचता है ना पूछना चाहता है। द स्टोरी ऑफर्स द सिचुएशन challenges the first two aspects of an Indian woman in Indian society, an obedient daughter and loyal wife. तो ये स्टोरी हमें क्या बता रही है? ये इन्हीं दो चीज़ों के बारे में तो बता रही है कि किस तरीके से जो शशि देशपांडे है वो एक ओबीडियंट डॉटर बनती हैं, अपने फादर के, अपने पेरेंट्स के कहने पर अरेंज मैरिज कर लेती है ना वो, तो वो एक ओबीडियंट डॉटर बन जाती हैं, और किस तरीके से उन्हें बनना पड़ता है एक डिवोटेड वाइफ। ये हमेशा एक लड़की से एक्सपेक्ट किया जाता है। तो वही दोनों चैलेंज, फर्स्ट टू चैलेंजेस आर डिपिक्ट हियर बाय शशि देशपांडे। एन ओबीडियंट डॉटर सबमिट्स हरसेल्फ टू द विल ऑफ हर पेरेंट्स। एक ओबीडियंट डॉटर जो है वो अपने पेरेंट्स का कहना मान लेती है और अरेंज मैरिज कर लेती है। शी फाइंड्स हरसेल्फ इन अरेंज मैरिज व्हेन शी हैज प्ले अ रोल ऑफ डिवोटेड वाइफ टू अ हस्बैंड एंड फोर्स्ड हिमसेल्फ ऑन हर इन स्पाइट ऑफ हर फियर्स एंड डाउट्स। और किस तरीके से वो एक डिवोटेड वाइफ का रोल प्ले करती है। वो चाहती नहीं थी इस फिजिकल रिलेशन में अभी आना, उसके बावजूद उसका हस्बैंड जब फोर्सफुली ये सारी चीजें करने की कोशिश करता है, शी हैड टू बेयर इट इन स्पाइट ऑफ हर फियर्स एंड डाउट्स। We see that the marriage is forced on the narrator by her parents in spite of doubts and objections. हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये शादी जो है ना हमारे नरेटर पर थोपी गई है उसके खुद के पेरेंट्स के थ्रू, जबकि उसे बहुत सारे डाउट्स थे, ऑब्जेक्शंस थे, क्वेश्चंस थे। वो अपने फादर के पास जाती भी है उन्हें करने के लिए, बट इन स्पाइट ऑफ आंसरिंग दैट क्वेश्चन उसके फादर उसी से एक उल्टा क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट विल यू डू देन। सो वो नहीं चाहती थी ये शादी करना, बट ठीक है अपने पेरेंट्स के दबाव में आकर ऐसा करना पड़ता है। सो शी फाइंड्स हरसेल्फ ट्रैप्ड। ऑब्वियसली वो ट्रैप हो चुकी है। In tradition, male-oriented society, women inevitably suffers from alienation, loneliness and guilt. हमारी मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्कल सोसाइटी है, सो विमेन को हमेशा लोनलीनेस और ये सारी चीज़ों से सफ़र करना ही पड़ता है। उसे कभी भी मैन के बराबर समझा ही नहीं जाता। अनदर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इज नोशन ऑफ मैरिटल रेप। सो मैरिटल रेप को यहाँ पर दिखाया गया है नरेटर के थ्रू, एंड इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थीम ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी एज वेल. While she was on honeymoon, experiences both physical and emotional intrusion when she wakes up in the middle of the night. सो हमारी जो नरेटर होती है जब वो अपने हनीमून पर होती है वो फिजिकल इंट्रूजन को तो फील करती ही है, साथ साथ वो इमोशनल इंट्रूजन को भी एक्सपीरियंस करती है जब वो रात को उठती है एंड शी रियलाइज्ड दैट हर हस्बैंड इज ओवर हर. तो ये सारी चीज़ें वो रियलाइज करती हैं. हर पेन, distress and shock is more of intrusion in her privacy than the physical pain. जो उसे दर्द है, जो दुख है, जो शॉक है, वो उसे फिजिकल पेन का नहीं बल्कि उसे इंट्रूजन का है कि उसकी प्राइवेसी में विदाउट हर परमिशन किसी पर्सन ने एंट्री ली. शशि देशपांडे क्रिटिसाइजेस एंड क्वेश्चंस द सेक्सुअल डायनामिक्स ऑफ मैरिज. शशि देशपांडे यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मैरिज के सेक्सुअल डायनामिक्स हमने बना रखे हैं उसको क्वेश्चन और क्रिटिसाइज करने की कोशिश करती है. बिकॉज व्हेन अ विमेन इज मैरिड टू अ पर्सन तो ऐसा सोच लिया जाता है कि जो उसका हस्बैंड है उसे कंसेंट मिल गया है सारी चीज़ों का. जो भी सेक्सुअल डायनामिक्स होते हैं ये हमारी सोसाइटी ने इस तरीके से डिफाइन कर रखे हैं. सो शी क्वेश्चंस द राइट ऑफ अ हस्बैंड टू सेक्सुअली सेटिस्फाई हिमसेल्फ इररिस्पेक्टिव ऑफ द विलिंगनेस ऑफ हिज वाइफ.
तो ये क्वेश्चन यहाँ पर शशि देशपांडे कहीं ना कहीं करती हैं कि एक हस्बैंड का राइट है कि वो अपने आप को सेक्सुअली सेटिस्फाई करे, वाइफ की विल है नहीं है, वो चाहती है नहीं चाहती, इसके बारे में उसे नहीं सोचना है, वो सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई करे, दैट्स ओके। तो ये क्वेश्चन यहाँ शशि देशपांडे कहीं ना कहीं करती है। It is assumed that in marriage the wife has given her consent for sexual relationship. If husband forces himself onto her, not considered as an offense. तो हमारे क्या सोचा जाता है कि जब शादी हो गई है तो वाइफ ने अपना कंसेंट दे दिया है सेक्सुअल रिलेशन के लिए, ऐसा मान लिया जाता है। अगर उसका हस्बैंड उसे फोर्सफुली ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करता भी है, सेक्सुअल रिलेशन बनाने की कोशिश करता भी है, सो दैट विल नॉट कंसीडर्ड एज एन ऑफेंस, क्योंकि ये कंसीडर कर लिया जाता है दैट आफ्टर मैरिज वाइफ हैज गिवन हर कंसेंट टू हर हस्बैंड फॉर द सेक्सुअल रिलेशनशिप। So Shashi Deshpande criticizes and questions and challenges this assumption as well. This story brings the entire idea of arranged marriage. कहीं ना कहीं ये स्टोरी जो है अरेंज मैरिज को भी क्रिटिसाइज कर रही है। नरेटर सेज नो वन आस्क्ड, मैरिज वॉज अरेंज्ड बाय हर पेरेंट्स। नरेटर कहते हैं कि किसी ने भी उससे नहीं पूछा कि वो ये शादी करना भी चाहती है या नहीं, मैरिज वॉज जस्ट सिंपली अरेंज्ड बाय हर पेरेंट्स। So in this story, Shashi Deshpande brings the notion of entrapment that a woman feels in the arranged marriage. तो यहाँ पर जो शशि देशपांडे है वो उन चीज़ों को लाने की, दिखाने की कोशिश कर रही है जो एक विमेन को अरेंज मैरिज में फील करने पड़ते हैं, सहने पड़ते हैं, which is reality in the middle class India. Obviously, she questions the dynamics of sexual relationship role play in such marriages. क्योंकि देखो हमारा जो रूरल इंडिया है या फिर मिडिल क्लास इंडिया की अगर बात करें, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आज भी चेंज नहीं हुई हैं, ये चीज़ें वहाँ पर आज भी होती हैं। सो शशि देशपांडे ने जो ये स्टोरी लिखी, ये कहीं ना कहीं आज भी रिलेवेंट है, आज भी ऐसी चीज़ें हमारे इंडिया में होती हैं बहुत जगह। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट द एनालिसिस। नाउ विल डिस्कस अबाउट द थीम्स एंड हियर आर दिस थीम्स। सो फर्स्ट थीम इज मैन विमेन रिलेशनशिप। ऑब्वियसली यहाँ पर हमने देखा है मैन विमेन रिलेशनशिप ही चल रहा है थ्रू आउट द स्टोरी। And then marital rape. As I told you, it is one of the very most important theme of this short story. Then gender discrimination. We are having a male dominated society, patriarchal society, जहाँ पर मेल का रोल हमेशा विमेन से ज़्यादा रहता है, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो है ही। सर्च फॉर आइडेंटिटी, मैंने आपको कहा था कि जब ये स्टोरी आप खत्म कर लोगे यू विल रियलाइज दैट फॉर गर्ल, स्पेशली फॉर गर्ल्स, आइडेंटिटी क्रिएट करना, खुद को इंडिपेंडेंट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आफ्टर मैरिज शशि देशपांडे जो होती हैं, राइटर जो है हमारी, मैंने आपको बताया था कि वो बॉम्बे जब शिफ्ट हो जाती है तो वो जर्नलिज्म का कोर्स करती हैं, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश करती है। तो हमें अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपने इंडिपेंडेंसी के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है एंड दिस इज़ द हाई टाइम फॉर दैट। देन डेलिनेशन ऑफ सेल्फ, हमें खुद को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करना पड़ता है, हमेशा दूसरों का ध्यान रखते रखते एक विमेन की लाइफ बीत जाती है। फर्स्टली पेरेंट्स का ध्यान रखते रखते कि हाँ बीइंग अ डॉटर आपको एक अच्छी बेटी बनना है, एंड देन बीइंग अ गुड वाइफ और डिवोटेड वाइफ, एंड देन बीइंग अ गुड मदर। सो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करते रहोगे तो अपनी खुद की आइडेंटिटी नहीं बना पाओगे। देन मेल हैजीमनी एंड फीमेल सबऑर्डिनेशन। मेल हैजीमनी है, मेल को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है, जबकि जो फीमेल है उसको सबऑर्डिनेट की तरह कंसीडर किया जाता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी विल गिव टू मैन एंड देन विल कंसीडर वीमेन। सो दीज आर द थिंग्स विच इज़ हैपनिंग इन आवर सोसाइटी। एंड मैं कोई यहाँ पर फेमिनिज्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर इक्वालिटी की बात कर रही हूँ, तो मेरी बात से ऑफेंड मत होना, कहीं कमेंट बॉक्स में लिख दो ऐसा सब आप कुछ। तो आई होप आपको ये इंट्रोड्यूशन शॉर्ट स्टोरी जो ये पसंद आई होगी, आप लोग रिलेट भी कर सकते हो इसको कि हाँ आपको एक अच्छी लाइफ के लिए किस तरीके से हार्ड वर्क करना है। एंड अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है या आप चाहते हैं किसी और शॉर्ट स्टोरी या नॉवल के बारे में हम डिस्कस करें, then you guys can ask me in the comment box. Also you can contact me on Instagram, Facebook page and WhatsApp. I'll give the link of all the three in the description box. So guys do follow me on Instagram and also on my Facebook page. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।